नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फूड अथॉरिटी, यानी कि एफएसएसएआई का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये भी आपके सिलेबस का ही पार्ट है, सिलेबस यानी कि सीबीटी का ही ये पार्ट है आपका। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे आज। मैं जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ वो सारी आपकी सिलेबस की ही हैं, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो सकता है लेकिन आपको कुछ भी कम नहीं मिलेगा कंटेंट में। तो देखते हैं आज क्या रहने वाला है हमारे लेक्चर में। उससे पहले मैं आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा भाई, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। आप नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे मैसेज करिए इंस्टाग्राम पे, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अपना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बात करें तो जो हमारा सीबीटी है, जैसा कि आपको पता है सीबीटी जो है वो 400 नंबर का होता है। 400 मार्क्स का सीबीटी होता है। तो 400 का मार्क्स का जो सीबीटी होता है उसमें जो हमारा पार्ट बी है वो 300 मार्क्स का होता है। कैसे, तो बात करें अगर, तो पार्ट बी में आपके 75 क्वेश्चन आते हैं। तो 75 इंटू कितना हो गया 4, तो ये आपका हो गया कितना 300। तो अगर आप देखें तो आपका 300 तो पार्ट बी से ही कवर हो रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप सबसे पहले पार्ट बी को फोकस करिए अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो एफएसएसएआई में, ठीक है, अगर सिलेक्शन लेना है। पार्ट ए को हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये वाला जो पोर्शन है, ये जो आप देख पा रहे हैं इंडियन एंड इंटरनेशनल फूड लॉ वाला, इसको मैं कवर कर चुका हूँ। लगभग ये पोर्शन खत्म हो चुका है, केवल एक टॉपिक बचा है, इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन बॉडीज़। और ये जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है 2006 वाला, उसे मैं लेकर के चल रहा हूँ। उसे हम धीरे धीरे कवर करते रहेंगे क्योंकि वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है और जितना इंपॉर्टेंट था, थोड़ी चीज़ें हो चुकी हैं, थोड़ी चीज़ें बची हैं, हम उसको देखते चलेंगे। साथ में मैं ये वाला पोर्शन भी कवर करा रहा हूँ अभी। इसमें मैंने जेनेसिस एंड एवोल्यूशन ऑफ एफएसएसएआई को ख़त्म कर दिया है। आज हम देखेंगे क्या, स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ फूड अथॉरिटी। तो आज हमारा ये टॉपिक रहने वाला है। अगर आप देखें तो ये 25-25 क्वेश्चंस आएंगे हर पार्ट से। पार्ट बी के अंदर ये जो पार्ट डिवाइडेड है, तो आप देखिए कि अगर आप अच्छे से एक पार्ट को कवर करते हैं तो आपके 100 मार्क्स कवर हो जाते हैं। यहाँ से 25 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो आप अगर इस हिसाब से तैयारी करते चले ना, तो आपके सिलेक्शन होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और उसके साथ ही साथ जो लोग थोड़ा सा परेशान है एफएसएसएआई की वैकेंसी को लेकर के, तो देखिए अभी तो कोविड की सिचुएशन ठीक नहीं हुई है, तो अभी तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है, 2021 में आएगा। लेकिन आप अभी से पढ़ते रहिए। और कुछ लोग तो इतना सोचते हैं कि हम प्रिपरेशन करें कि ना करें, ठीक है, आप जो भी कर रहे हो करते रहो, ठीक है। मैं आपको सारे सोर्स कलेक्ट करके यहाँ पे दे रहा हूँ, सारे नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप सोशल मीडिया पे इतना टाइम वेस्ट करते होगे, लेकिन अगर यहाँ पे आपको सिर्फ 15 मिनट देने होते हैं मेरे वीडियो के लिए, लेकिन उस 15 मिनट में आपको इतना कुछ मैं दे देता हूँ कि अगर वो धीरे धीरे अगर आप नोट्स अपने पास रखते रहेंगे और जब भी रिविज़न करना हो मेरे वीडियो को देख लेते हैं, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास 15 मिनट जो आप खर्च करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन जब आप सोशल मीडिया या फिर कहीं फालतू घूमते रहते हैं या फिर करते हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता है, आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, वो आपके फ्यूचर में काम नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको अगर 15 मिनट भी देने होते हैं ना, तो शायद कुछ लोग इतना ज़्यादा सोचते हैं कि मैं तैयारी करूँ कि ना करूँ, तो आप 15 से 20 मिनट पर डे का दे सकते हैं। सारी मेहनत तो मुझे करनी पड़ती है, पीपीटी बनाना पड़ता है। तो चलिए आज के वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, जैसे मैंने आपको बताया कि एफएसएसएआई के हम स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एफएसएसएआई के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, आया भी है। स्ट्रक्चर होता है, अगर आपसे कोई पूछे तो उसमें चेयरपर्सन होता है और 22 मेंबर होते हैं, और जो मेंबर्स की जो संख्या होती है उसमें 1/3 वुमेन होती हैं, ठीक। इसके साथ ही साथ जो चेयरमैन ऑफ द एफएसएसएआई होता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इस टाइम पे एफएसएसएआई की चेयरमैन कौन है। इसके साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताइएगा कि सीईओ कौन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा हुआ है, द फूड अथॉरिटी इज असिस्टेड बाय द साइंटिफिक कमिटी एंड साइंटिफिक पैनल। देखिए मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, एफएसएसएआई है उसका एक अपना साइंटिफिक पैनल होता है और साइंटिफिक कमिटीज़ होती हैं। तो साइंटिफिक कमिटीज़ और जो पैनल होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एफएसएसएआई को असिस्ट करते हैं इन सेटिंग स्टैंडर्ड एंड सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी इन कोऑर्डिनेटिंग विद इन्फोर्समेंट एजेंसीज। इन्फोर्समेंट क्या होता है, इन्फोर्समेंट का मतलब यही होता है कि अपने लॉ को, जो भी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड का जो लॉ है उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, ये जो पूरा प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, इन्फोर्समेंट बोलते हैं। इन्फोर्समेंट एजेंसीज कौन सी होती हैं, जो इस लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगी, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बैठा के ये काम करता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इन्फोर्समेंट इज़ लार्जली विद द स्टेट फूड सेफ्टी कमिश्नर। देखिए जब स्टेट की बात आती है ना, तो स्टेट का जो मेन पर्सन होता है, अगर फूड अथॉरिटी की बात करें ना, तो उसका जो हेड होता है वो फूड सेफ्टी कमिश्नर होता है।
तो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी जो होता है वही मेन पर्सन होता है जो सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इन्फोर्समेंट ऑफ एक्ट को लेकर के, ठीक है। उसके बाद में जब आप डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तब वहाँ पे डिजिग्नेटेड ऑफिसर होता है। ये एक थोड़ा सा आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। तो गवर्निंग स्ट्रक्चर ऑफ एफएसएसएआई की अगर बात करें तो आपको जैसे पीछे बताया मैंने कि फूड अथॉरिटी जो होता है उसमें एक तो चेयरपर्सन होता है, उसके साथ ही साथ 22 मेंबर होते हैं। मैंने ये भी आपको बताया कि इसमें 1/3 जो होता है वो वुमेन का नंबर होता है, ठीक है, 1/3 जो है वो वुमेन होंगी, ठीक है। उसके बाद में इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है फूड अथॉरिटी को। एक तो है फूड स्टैंडर्ड, एक है कंप्लायंस एंड इंस्पेक्शन, ठीक है। तो फूड स्टैंडर्ड में क्या है, फूड स्टैंडर्ड को कौन मेंटेन करेगा, वो करेगा साइंटिफिक कमिटी, इसके साथ ही साथ चेयरपर्सन ऑफ द साइंटिफिक पैनल और 6 इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे, ठीक। इसके साथ ही साथ 17 साइंटिफिक पैनल्स होते हैं एफएसएसएआई के जो स्पेशली फूड स्टैंडर्ड पे काम करते हैं, ठीक। उसके बाद में जो नेक्स्ट वाला पार्ट आ जाता है वो आ जाता है कंप्लायंस एंड इंस्पेक्शन। देखिए कंप्लायंस का मतलब ये होता है कि जो भी एक्ट वगैरह है या फिर रेगुलेशंस हैं उसका पालन कैसे होगा, कैसे उन चीज़ों का यूज़ होगा, कैसे उनका पालन किया जाएगा एक फील्ड लेवल पे। तो उसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो आ जाता है सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी जो कि सेंट्रल में होगी, ठीक है। उसके बाद में स्टेट होगा, स्टेट में आप देख रहे हैं जैसे फूड कमिश्नर वगैरह का रोल आ जाता है। फूड अथॉरिटी जो होती है स्टेट फूड अथॉरिटी। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल एडवाइजरी कमेटी होती है जिसमें मेजर जो होता है वो आपका डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है। तो ये सब क्या करेंगे, ये कंप्लायंस और इंस्पेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, इधर ये फूड स्टैंडर्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो मेजर 2 पार्ट में इसके स्ट्रक्चर को डिवाइड किया गया है। तो आप आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगर एक और देख लेते हैं कि जो एफएसएसएआई है ना उसके अंदर 11 डिविजन्स हैं, मेन 11 डिविजन्स हैं जिसको लेकर के एफएसएसएआई वर्क करता है, ठीक। एक तो है स्टैंडर्ड डिवीज़न, दूसरा है रेगुलेशन एंड कोडेक्स डिवीज़न, ठीक है। कोडेक्स के बारे में पीछे मैं आपको बता चुका हूँ वीडियोज़ में, आप वहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद में है रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड सर्विलांस डिवीज़न। उसके बाद में क्वालिटी को लेकर के क्वालिटी एश्योरेंस डिवीज़न है। फिर ह्यूमन रिसोर्सेज एंड विजिलेंस एंड ट्रेनिंग डिवीज़न है। इसके साथ ही साथ फाइनेंस डिवीज़न है, इंपोर्ट डिवीज़न है, उसके साथ ही साथ रिस्क असेसमेंट एंड R&D डिवीज़न है। फिर है FSMS डिवीज़न यानी कि फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, FSMS डिवीज़न है। उसके बाद में आपका आ जाता है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न। उसके बाद में आप देखेंगे कि लीगल डिवीज़न है। तो यहाँ पे जो मेजर 11 डिवीजन्स हैं इनको लेकर के एफएसएसएआई वर्क करता है। अब बात करें अगर एफएसएसएआई के फंक्शन की, तो एफएसएसएआई के फंक्शंस तो अभी तक आपको याद हो गए होंगे। अगर आप शुरू से मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे तो हर जगह एफएसएसएआई के बारे में बात होती रहती है, जितने भी एक्ट के जितने सेक्शंस हैं उसमें भी बात होती रहती है, ठीक। तो एफएसएसएआई का जो अगर मेजर रोल या फिर फंक्शन की अगर बात करें तो होता है रेगुलेट और मॉनिटर करना चीज़ों को, जैसे कि मैन्युफैक्चर, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इंपोर्ट ऑफ फूड एंड ऑल्सो इंश्योरिंग सेफ एंड होलसम फूड फॉर कंज्यूमर्स। इसका ये मेजर जो काम होता है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग हो गई, प्रोसेसिंग हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इंपोर्ट्स जो होता है फूड का, उसको रेगुलेट करना और उसको मॉनिटर करना, उसको कंट्रोल करना और उसकी निगरानी रखना। इसके साथ ही साथ इस बात को भी इंश्योर करना कि जो फूड जो है वो कंज्यूमर के लिए सेफ़ और होलसम है, यानी कि सुरक्षित और पौष्टिक है कि नहीं है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट जो है फ्रेमिंग ऑफ रेगुलेशन टू ले डाउन द स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस ऑफ फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी को लेकर के रेगुलेशंस और जो गाइडलाइंस है उनका निर्धारण करना, ठीक है, उनको फ्रेम करना, उनको तैयार करना। इसके साथ ही साथ ग्रांटिंग एफएसएसएआई फूड सेफ्टी लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन फॉर फूड बिजनेस। जो फूड के लिए, जो फूड बिजनेस के लिए अगर आप कोई लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो उसको कौन इशू करता है, कौन उसको ग्रांट करता है, वो भी एफएसएसएआई करता है, यानी कि फूड अथॉरिटी करती है, ठीक है। तो लेइंग डाउन प्रोसीजर एंड गाइडलाइंस फॉर लेबोरेटरीज़ एंड फूड बिजनेस। फूड बिजनेस के लिए और लेबोरेटरीज़ के लिए जो भी गाइडलाइंस होती है ना, उनको कौन निर्धारित करता है, उनको भी यही फूड अथॉरिटी निर्धारित करता है। उसके बाद में क्या है, टू प्रोवाइड सजेशन टू द गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग द पॉलिसीज़। गवर्नमेंट फूड को लेकर के जो भी पॉलिसीज़ को तैयार करती है, जो भी पॉलिसीज़ बनाती है, उसमें ये क्या अपना सजेशन देता है फूड अथॉरिटी। उसके साथ ही साथ टू कलेक्ट डेटा रिगार्डिंग कंटामिनेट्स इन फूड प्रोडक्ट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमर्जिंग रिस्क एंड इंट्रोडक्शन ऑफ रैपिड अलर्ट सिस्टम। देखिए पहली बात तो जो कंटामिनेट्स होते हैं फूड में, उनसे रिलेटेड जो डेटा होता है उसको कलेक्ट करना, एक तो इसका ये वर्क होता है, फंक्शन होता है। उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमर्जिंग रिस्क, यानी कि जिसकी संभावना है, जो रिस्क होने की संभावना है, उसका आइडेंटिफिकेशन करना, ठीक। इसके साथ ही साथ इंट्रोडक्शन टू रैपिड अलर्ट सिस्टम, और जो भी अगर लगता है कि आगे कोई रिस्क कॉज हो सकता है तो उसको लेकर के अलर्ट जारी करना, ठीक है। तो ये एफएसएसएआई का एक वर्क हो जाता है।
अभी आपने देखा होगा कि 2015 में नेस्ले की जो मैगी है उसके साथ में ऐसा हुआ था कि मैगी को बैन कर दिया गया था। तो आप लोग का क्वेश्चन ये है कि आप लोग मुझे कमेंट करके नीचे ये बताइएगा कि जो मैगी को बैन किया गया था, जो जो हमारा 2006 वाला एक्ट है, उस पे जो भी प्रोसीजर चलाया गया था, जो भी चीज़ें चलाई गई थी पूरे प्रोसीजर में, वो किस सेक्शन को लेकर के चलाई गई थी। तो आप मुझे इस सेक्शन के बारे में बताइएगा। 2006 वाला जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है, जब आप उसको पढ़ेंगे उसमें आपको आंसर मिलेगा। तो मेरे वीडियोज़ अगर आप देख रहे हैं तो मुझे आंसर आप आसानी से कर सकते हैं, तो मुझे आप कमेंट करके आंसर बताइएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मैगी जो बैन हुई थी उसमें जो भी प्रोसीजर चलाया गया था, उस किस सेक्शन के तहत उसमें प्रोसीजर चलाया गया था, जो मैगी को शॉप से वापस लाया गया था, जो भी स्टोर वगैरह है हर जगह से मैगी को एक तरीके से क्या है वापस लाया गया था और पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद में जो फंक्शन है वो है क्रिएटिंग एन इंफॉर्मेशन नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री अबाउट फूड सेफ्टी। ठीक है, उसके साथ ही साथ एक और जो है प्रेस्क्राइबिंग द प्रोसीजर एंड द इन्फोर्समेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इन रिलेशन टू एनी इम्पोर्टेड आर्टिकल ऑफ फूड इनटू इंडिया। देखिए, इम्पोर्ट्स को लेकर के, फूड के इम्पोर्ट्स को लेकर के जो भी प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस होती हैं उनको प्रेस्क्राइब करना, एक ये वर्क हो जाता है इसका। उसके साथ ही साथ प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम टू पर्सन हु आर इन्वॉल्व एंड इंटेंट टू गेट इन्वॉल्व इन फूड बिजनेसेस। देखिए, जो भी पर्सन या फिर फूड के बिजनेस में इन्वॉल्व है या फिर फूड में इन्वॉल्व होने का अपना इरादा बना रहा है, तो ऐसे पर्सन्स को क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ये क्या हो जाता है, FSSAI का वर्क हो जाता है, फंक्शन हो जाता है। इसके साथ ही साथ प्रमोटिंग जनरल अवेयरनेस अबाउट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एंड प्रमोटिंग कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क ऑन फूड स्टैंडर्ड अंडरटेकन बाय इंटरनेशनल गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, पहली बात तो क्या है कि फूड सेफ्टी को लेकर के FSSAI का एक ये फंक्शन होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फूड सेफ्टी को लेकर के लोगों में अवेयरनेस फैला सके, जागरूकता फैला सके कि कैसे फूड सेफ्टी को मैनेज किया जाए। और इसके साथ ही साथ कह रहा है प्रमोटिंग कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क ऑन फूड स्टैंडर्ड, फूड स्टैंडर्ड्स को लेकर के, जैसे कि जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट है या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके थ्रू जो फूड स्टैंडर्ड्स को लेकर के जो भी चीज़ें की गई हैं उसको क्या करना, उसको प्रमोट करना, उसको बढ़ावा देना। ठीक है, उसके बाद में क्या है, ले डाउन फूड लेबलिंग स्टैंडर्ड्स इंक्लूड्स क्लेम ऑन हेल्थ न्यूट्रिशन स्पेशली डाइटरी यूजेस एंड फूड कैटेगरी सिस्टम फॉर फूड। लेइंग डाउन फूड लेबलिंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि फूड लेबलिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनका निर्धारण करना, प्रोसीजर्स, गाइडलाइंस, जो भी चीज़ें हैं ना उनको एक प्रेस्क्राइब करना किसका काम हो जाता है, FSSAI का काम हो जाता है। कि जो भी चीज़ें हैं ना उसने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को निर्धारित किया है उन्हीं के अकॉर्डिंग काम होगा। उसके बाद में ले डाउन मेथड ऑफ सैम्पलिंग एनालाइजिंग एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन्फोर्समेंट एजेंसीज प्रेस्क्राइबिंग प्रोसीजर एंड गाइडलाइंस फॉर एक्रेडिटेशन ऑफ सर्टिफिकेशन बॉडीज़ एंड लेबोरेटरीज। देखिए, आपने अभी तक देखा FSSAI का जो मेजर वर्क है ना वो यही है कि किसी भी चीज़ को लेकर के, उसके स्टैंडर्ड्स को लेकर के उसका निर्धारण करना, यानी कि ले डाउन द मेथड फॉर सैम्पलिंग को लेकर के, एनालाइजिंग और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, इन्फोर्समेंट, इन सब से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं इनको लेकर के जो भी प्रोसीजर्स हैं उनका निर्धारण करना, जो भी गाइडलाइंस है उनका निर्धारण करना। इसी के साथ साथ प्रेस्क्राइबिंग प्रोसीजर एंड गाइडलाइंस फॉर एक्रेडिटेशन ऑफ सर्टिफिकेशन बॉडीज़ एंड लेबोरेटरीज और एक्रेडिटेशन बॉडीज़ का मतलब है कि जो फूड को लेकर के जो भी मान्यता देनी होती है, जो भी रिकग्निशन देना होता है, उसको लेकर के जो भी चीज़ें होती हैं उसको एक तरीके से निर्धारित करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को, ये FSSAI का काम हो जाता है। तो यहाँ पे आपने समझा, एक तो समझा स्ट्रक्चर के बारे में, एक आपने समझा कि FSSAI का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी थोड़ा। तो आपको मैं सिलेबस वाइज ही पढ़ाते चल रहा हूँ, जो भी चीज़ें सिलेबस में दी हुई हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाते चल रहा हूँ। तो आई होप आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूँ। ठीक है, तो आप पढ़िए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।